नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बातचीत करेंगे काव्य के कारक यानी काव्य हेतु पर। संसार के सभी कार्यों के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कारण के बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता। अतः काव्य की उत्पत्ति के भी कारण होते हैं। काव्य अथवा साहित्य के कारणों को यूं तो विभिन्न नाम दिए गए हैं, परंतु काव्य हेतु काव्य कारण के रूप में रूढ़ हो गया है। काव्य हेतु का तात्पर्य काव्य की उत्पत्ति के कारण से है। हेतु का संबंध उन साधनों से है जो काव्य रचना में सहायक होते हैं। अतः काव्य रचना में सहायक तत्वों को काव्य हेतु कहते हैं। काव्य शास्त्रियों ने काव्य रचना के मूल में प्रतिभा या शक्ति, व्युत्पत्ति या लोक शास्त्र का ज्ञान और अभ्यास को मूल रूप में काव्य का हेतु स्वीकार किया है। किसी ने किसी को ज़्यादा महत्व दिया है तो अब किसी को अपेक्षाकृत कम। भामा ने काव्यालंकार में कहा है कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने से योग्यता प्राप्त कर लेता है, परंतु काव्य तो केवल प्रतिभाशाली व्यक्ति ही रच सकता है। भामा ने प्रतिभा को ही काव्य का मुख्य हेतु स्वीकार किया है, क्योंकि प्रतिभा के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। साथ ही व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी महत्व दिया है। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में प्रतिभा, आनंद, अभियोग और लोक व्यवहार को काव्य का हेतु माना है। वे कहते हैं कि निर्मल शास्त्र ज्ञान, नैसर्गिक प्रतिभा और अभ्यास काव्य उत्पत्ति में सहायक होते हैं। आचार्य वामन ने प्रतिभा को जन्मजात गुण कहा है। उनके अनुसार प्रतिभा कवित्व का बीज है। आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु माना है। ये प्रतिभा के दो प्रकार बताते हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजा प्रतिभा जन्मजात और उत्पाद्या लोक व्यवहार एवं अभ्यास उत्पन्न होती है। आचार्य मम्मट शक्ति, लोक शास्त्र का अन्वेक्षण और अभ्यास को काव्य हेतु मानते हैं। हेमचंद ने शब्दानुशासन में प्रतिभा को काव्य का हेतु माना है। बट्टौत के अनुसार प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। राजशेखर प्रतिभा और व्युत्पत्ति को काव्य का हेतु मानते हैं। ये प्रतिभा को दो रूपों में बांटते हैं, कार्ययित्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। कार्ययित्री प्रतिभा जन्मजात होती है, जबकि भावयित्री प्रतिभा का संबंध पाठक से होता है। पंडित जगन्नाथ ने प्रतिभा को काव्य का हेतु स्वीकार किया है। प्रतिभा नए सृजन में सहायक होती है। इसके बिना सृजन नहीं हो सकता। आचार्य कुंतक के अनुसार प्रतिभा वह शक्ति है जो शब्द और अर्थ में अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करती है। महिम भट्ट ने प्रतिभा को कवि का तीसरा नेत्र माना है, जिससे समस्त भावों का साक्षात्कार होता है। आचार्य मम्मट प्रतिभा को शक्ति कहते हैं और इसे काव्य का बीज मानते हैं। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। डॉक्टर नागेंद्र प्रतिभा को असाधारण कोटि की मेधा मानते हैं। राजशेखर प्रतिभा के दो भेद बताते हैं, कार्ययित्री और भावयित्री प्रतिभा। कार्ययित्री प्रतिभा जन्मजात होती है, जबकि भावयित्री प्रतिभा का संबंध पाठक से होता है। अतः सभी विद्वानों के मतों के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रतिभा काव्य का मूल है,
ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। प्रतिभा के बल पर ही सर्जना होती है और कोई काव्य रचा जा सकता है। राजशेखर व्युत्पत्ति का अर्थ बहुज्ञता बताते हैं। ज्ञान की प्राप्ति भी व्युत्पत्ति कहलाती है, जिसकी प्राप्ति शास्त्रों के अध्ययन और लोक व्यवहार से होती है। आचार्य वामन ने विद्या परिज्ञान को व्युत्पत्ति माना है। आचार्य रुद्रट छंद, व्याकरण, लोक स्थित कला से सम्यक ज्ञान को व्युत्पत्ति मानते हैं। आचार्य मम्मट ने व्युत्पत्ति को शक्ति का नाम दिया है। राजशेखर व्युत्पत्ति को उचित अनुचित का भेद मानते हैं। व्युत्पत्ति दो प्रकार की होती है, शास्त्रीय और लौकिक। शास्त्रों के अध्ययन से शास्त्रीय व्युत्पत्ति की प्राप्ति होती है, तो लौकिक व्युत्पत्ति की प्राप्ति लोक व्यवहारों के निरीक्षण से होती है। लोक व्यवहार से सीखते हैं तो लौकिक व्युत्पत्ति से विषय की सम्यक प्रस्तुति संभव हो पाती है, जबकि शास्त्रीय व्युत्पत्ति से काव्य में सौंदर्य और व्यवस्था का समावेश होता है। दोनों प्रकार की व्युत्पत्तियों से युक्त होने के बाद ही कवि दोष रहित रचना कर पाता है। अभ्यास। प्रतिभा और व्युत्पत्ति के बाद तीसरा काव्य कारण या काव्य हेतु अभ्यास माना गया है, जिसके अभाव में प्रतिभा और व्युत्पत्ति व्यर्थ हो जाती है। आचार्य वामन के मतानुसार अभ्यास द्वारा ही कवि कर्म में कुशलता आती है। आचार्य दंडी अभ्यास को काव्य का प्रमुख हेतु मानते हैं। कवि वृंद के शब्दों में करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास से जड़ बुद्धि प्रखर हो जाती है। निरंतर अभ्यास से काव्य में निखार आता है और अच्छी कविता का सृजन हो पाता है। अतः स्पष्ट है कि विद्वानों ने अभ्यास को प्रतिभा और व्युत्पत्ति के साथ साथ काव्य कारक या हेतु स्वीकार किया है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य के कारक या हेतु स्थापित किए गए हैं। अब तक हम लोगों ने बातचीत की आज काव्य हेतुओं पर। आज बस इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।